नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर सन एंड दीप अकेडमी। और आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और ये कुछ उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये सिर्फ नोट्स हैं, पूरी किताब की चर्चा नहीं है, इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण नोट्स की चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार किया गया। महाभारत की बात हो रही है, तो इसके उत्तर में हमें लिखना क्या है कि सन 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान BS सुथांकर ने नेतृत्व में कमेटी तैयार हुई और जिसमें महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। ये ध्यान देखना, आपको एक चीज समालोचनात्मक मतलब होता है कि समान आलोचना करना एक तरीके से। तो उन्होंने इसका जिम्मा उठाया, उन्होंने सभी श्लोकों का चयन किया जो लगभग पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोक थे। इनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों के अनेक ग्रंथ में खंडन किया। इस कार्य को करने में 47 वर्ष लगे। इसमें दो बातें उभर कर सामने आई। पहली, संस्कृत के कई पाठों में अनेक समानताएं थीं। जो संस्कृत के कई पाठ थे उनमें अनेक समानताएं थीं, ठीक है ना, समानताएं थीं। कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। ठीक है, कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सिर्फ एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 2 मार्क्स का आपका पूछा जा सकता है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार किया गया। तो तैयार कैसे किया गया, कैसे कमेटी बनी, कितने पृष्ठों के ग्रंथ का खंडन किया इसमें और कितने वर्ष लगे, किसने किया, बस इतना ही यदि आप लिख दोगे तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें लिखा हुआ है कि पितृवंशिकता और मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे पूछेगा भी तो ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स इतना ही पूछेगा। हम पितृवंशिकता का बात कर लेते हैं और मातृवंशिकता की बात कर लेते हैं। कि पितृवंशिकता का अर्थ है कि वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र को, फिर पौत्र को और फिर परपौत्र आदि राज्य प्राप्त होता है। देखो कैसा है कि पिता से पुत्र को राज्य प्राप्त हुआ, फिर पुत्र से फिर पौत्र को राज्य प्राप्त होगा और फिर पौत्र से परपौत्र को राज्य प्राप्त होगा। इसको पितृवंशिकता कहा जाता है। अगली बात करते हैं मातृवंशिकता से क्या अभिप्राय है। कि मातृवंशिकता पितृवंशिकता जैसी है, परंतु इसमें वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। ध्यान रख लेना, इसमें वंश परंपरा किससे जुड़ी होती है, माँ से जुड़ी होती है। सपोज करो कि आपकी जो नानी है, नानी से माँ को मिली, माँ से फिर आपको मिली, आपसे फिर आपकी पुत्री को मिली। इस प्रकार से सारी चीज़ें जो माँ से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में पूछ सकता है। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये ध्यान रख लेना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको उत्तर में क्या लिखना है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार, आपके अनुसार नहीं, आप अपने अनुसार कभी नहीं कह सकते। हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी धर्मशास्त्रों से मिलती है, तो उनके आधार पर ही लिखेंगे हम कि धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था को 4 रूपों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने रूपों में विभाजित किया है, 4 रूपों में। ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था में स्वयं को पहला दर्जा दिया। ये किताब के आधार पर कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था में स्वयं को पहला दर्जा दिया। एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्र और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया। ये वर्ण 4 प्रकार के इस तरह से हैं, इनकी चर्चा करते हैं वो किस प्रकार से हैं। देखिए बेटा प्यारे बच्चे, इधर साफ साफ लिखा पड़ा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
शूद्र। ब्राह्मण का कार्य क्या था, ये ब्राह्मण के बारे में थोड़ी चर्चा कर दे। ब्राह्मण का कार्य यज्ञ करना था और करवाना था, यज्ञ करना भी था और करवाना भी था, दान लेना भी था और दान देना भी था, ठीक है। वेदों की शिक्षा देना आदि ये सभी क्षत्रिय को एक तरीके से आप बोल सकते हो कि परामर्श देना, ये सब ब्राह्मणों के कार्य थे। यज्ञ अनुष्ठानों का आयोजन करना ब्राह्मणों का काम था, ठीक है ना। क्षत्रिय की बात करते हैं। क्षत्रिय का कार्य यज्ञ करवाना था, दान देना था, युद्ध करना था, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था, समान न्याय की व्यवस्था करना था, वेद पढ़ना आदि ये सारे काम क्षत्रिय के थे। वैश्य के क्या काम थे? वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि, गोपालन, व्यापार आदि कार्य वैश्य के थे। मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं किसान, गोपालन करते हैं, व्यापार करते हैं, मत्स्य पालन, ये सब किस मतलब वैश्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट लिखा है इस पे, शूद्र का कार्य केवल अपने से ऊंचे स्तर की सेवा करना था, ठीक है। शूद्र का कार्य केवल अपने से ऊंचे स्तर की सेवा करना था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा करें। देखिए, शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय ही राजा होते थे, किंतु मौर्य वंश को बौद्ध ग्रंथ में क्षत्रिय बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार तो क्या था कि जो राजा होगा वो क्षत्रिय ही होते थे, जो राजा है वो क्षत्रिय ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता शास्त्रों के अनुसार। किंतु जो मौर्य वंश जो था, चंद्रगुप्त मौर्य का वंश था, उनको बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय माना गया है, किंतु ब्राह्मण शास्त्र में उन्हें निम्न कुल का माना गया है। तो यहाँ पे अंतर आ रहा है। शुंग और कण्व जो मौर्य वंश के उत्तराधिकारी थे वे ब्राह्मण थे। वस्तुतः अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर कोई व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी कुल का हो, परंतु उसे, इसमें लिखा है कि जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर कोई व्यक्ति कर सकता है जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। आपको वो व्यक्ति राज कर सकता है जिसके पास संसाधन है, समर्थन है, ठीक है ना। शक जो मध्य एशिया से भारत आए थे, ब्राह्मण मल्लेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे। ब्राह्मणों ने क्या मानते थे? शकों को कि मल्लेच्छ मानते थे, बर्बर मानते थे और अन्य देशीय मानते थे। हमारे देश के नहीं थे, अन्य देशीय मतलब दूसरे देश के। वे संस्कृत परिपाटी से अवगत थे, वो संस्कृत परिपाटी से अवगत थे, उन्होंने भी शासन किया। देख लो, वो संस्कृत से जानते थे तो लेकिन उन्होंने फिर भी शासन किया। सतवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने स्वयं को ब्राह्मण और क्षत्रिय दर्प का हनन करने वाला बताया। देखो, गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, उन्होंने क्या कहा, वो ब्राह्मण, अपने आप को ब्राह्मण मानते थे और क्षत्रिय दर्प का हनन करने वाला बताया। उन्होंने 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध पर रोक लगाई। जो 4 वर्ण थे उनके बीच में जो संबंध पर रोक लगा दी, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए। तो इसमें एक बहुत छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख सकते हो कि अब बताने के, ये एक आलोचनात्मक प्रश्न है, इसमें सब लोगों के व्यक्त हैं कि इसमें पूछा गया कि आपसे कि भाई बताइए वो क्षत्रिय होते थे, कौन होते थे, आपको उसके बारे में चर्चा कर देनी। ऐसा कुछ नहीं था। हमें कई सारे ऐसे स्रोत मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि कुछ जो राजा थे वो ब्राह्मण थे, कुछ निम्न कुल के थे और कुछ क्षत्रिय थे, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि चांडाल कौन थे, इनके कार्यों की सूची बनाइए। देखिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है और बहुत आसान है, समझ सकते हो आप बड़े प्यार से। इसमें उत्तर में लिखेंगे कि शवों और मृत पशुओं को छूने वाले व्यक्ति को चंडाल कहा जाता था। जो मृत शरीर को छूते थे और पशुओं को, मरे हुए पशुओं को छूते थे, उनको क्या कहा जाता था? चंडाल कहा जाता था, जिन्हें समाज में सबसे निम्न कोटि वाले स्तर में रखा जाता था। ये लोग प्राय जंगलों में रहते थे। ये लोग प्राय कहाँ रहते थे? जंगलों में, सामान्यतः जंगलों में रहते थे, क्योंकि माना जाता था कि इन लोगों के छूने से, यहाँ तक कि देख भी लेने से उच्च स्तर के लोग अपवित्र हो जाते थे। ये लोग जब गांव में प्रवेश करते थे तो ढोल और नगाड़ों के साथ प्रवेश करते थे।
ताकि अन्य लोग उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। जब भी ये जंगल से किसी दूसरे रास्ते जाना होता था, गांव से होकर गुजरना पड़ता था, तो क्या करते थे, ढोल और नगाड़े बजा के आते थे ताकि कोई भी व्यक्ति उनके सामने ना आ सके और वो अपने आप को दोष से बचा सके, ठीक है ना, अपवित्र होने से बचा सके। अच्छा, इनके कार्यों की सूची क्या थी, इसकी चर्चा कर लेते हैं कि उनके कार्यों की सूची निम्नलिखित है। पहला, वे फेंके हुए बर्तनों का उपयोग करते थे। जो बर्तन किसी के यूज़ में नहीं आ रहे, यदि वो फेंक देते हैं, यदि वो किसी को दान देना चाहते तो इनको दे सकता था, वो इन बर्तनों का वो उपयोग करते थे, वो फेंक देते थे, ठीक है ना। मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोह के आभूषण पहनते थे। जो मरे हुए लोग मर जाते हैं लोग, उनके वस्त्र पहन लेते थे ये, और लोह के आभूषण पहनते थे, ठीक है ना। रात्रि में वे गांव में चल फिर नहीं सकते थे। रात्रि के समय वे गांव के आसपास घूम नहीं सकते थे, चल नहीं सकते, जा नहीं सकते थे बिल्कुल भी, ठीक है ना। मृतकों की अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वादिक के रूप में कार्य करना पड़ता था। ये इनके कार्य थे कुछ। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या यह संभव है कि महाभारत एक रचयिता था? बताइए। यस, उत्तर में क्या लिखना है कि यह संभव नहीं कि महाभारत का एक ही रचयिता था। ये ध्यान रख लेना है, साफ साफ लिखा है, पूछा था कि क्या संभव है कि महाभारत का सिर्फ एक ही रचयिता था? नहीं, कह रहा यह संभव नहीं है कि महाभारत का एक ही रचयिता था। इतिहासकारों के अनुसार यह 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, जो बढ़कर 1,00,000 श्लोक वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा के अनुसार इसकी रचनाकार श्री वेद व्यास जी ने की थी, जिसे गणेश जी के द्वारा लिखवाया था, और ऐतिहासिक तौर पर इसके रचयिता भट्ट सारथी को भी माना जाता है, जिन्हें सूत जी कहा जाता है, ठीक है ना। वे युद्ध में क्षत्रिय योद्धाओं के साथ जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों का वर्णन करते थे। बाद में ब्राह्मणों ने कथा परंपरा को लिखना प्रारंभ कर दिया। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों आख्यान और उपदेशात्मक में लिखते थे। आख्यान जो कहानी का संग्रह था, और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंड का चित्रण है। ये ध्यान रख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इतिहासकार इन ग्रंथों की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों, पहला आख्यान और दूसरा उपदेशात्मक में लिखते थे, ठीक है ना। आख्यान क्या था? आख्यान जो कहानियों का संग्रह है, आख्यान जो कहानियों का संग्रह है, और उपदेशात्मक भाग में क्या आता था? सामाजिक आचार व्यवहार और उनके मानदंड का चित्रण मिलता था, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें लिखा हुआ है, लास्ट में देखिए, ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का। और ये इस चैप्टर नंबर 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिन्हें नोट्स के माध्यम से मैंने आपको प्रस्तुत किया है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और मेरे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। और यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि जो बच्चे इस बार बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हैं, उनको इन प्रश्नों से मदद मिल सके, ठीक है। नमस्कार।